और वो सभी क्रिएटर किसी तरह से उस अरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। डैनी मन कहता है क्या वो कमीने और भी ज्यादा घिनौने होते जा रहे हैं, भले उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी भी समय रिजेनरेट हो सकते हैं, इसलिए वो जरा भी हिचकिचाए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मन क्या तुम सच में कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जिनसे डेविल को भगाया जा सके? सनमून कहता मैंने डेविल को भगाने के लिए अपनी एनर्जी से पहले ही हर चीज का यूज कर लिया है, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश किया है। मुझे तो आपसे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका है? डैनी कुछ बोल नहीं पाता, कहता डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन नीच कमीने को जैसे हमें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सनमून मन में कहता रेजिस्टेंस फॉर टाइगर स्वॉर्ड, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो हमेशा के लिए नहीं टिक सकेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि टेंडमन कुछ ज्यादा सोच पाएगा। और फॉक्स कह रही होती और करीब मत आओ, मुझसे दूर रहो। सनून कहता मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। टेंट कहता नाइट डीमन कुछ तो करो। होरी हैरानी से कहते क्या मैं? टेंट कहता क्या तुम भूल गए कि दरवाजा सबसे पहले किसने खोला था? होरी कहती दरवाजा मैंने खोला था। टेंट कहता बिल्कुल सही, तो हमें दिखाओ। होरी कहती क्या मुझे तुम्हें क्या दिखाना है? सनून चिट्ठी मन में कहता मैं इस हालात को बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूँ, लेकिन वो बदमाश वो असल में किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। अभी होरी कहती है ठीक है मुझे समझ में आ गया, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। और आगे और बढ़ने लगती है। वो डेविल उसे घुराते हुए देख रहा था, तभी होरी जाके उसे पंच मारती है। तो वापस आते हुए मैंने इससे छुटकारा पा लिया, क्या तुमने उसे देखा? वो जाके सनमून से चिपक जाती है। सनमून मुंह फेर लेता है और होरी कहती है इससे तो वो घबरा गए होगे है ना, और हंसने लगती है। सनमून कांपते हुए कहता तुमने अभी क्या किया? होरी कहती है ऐसे हालात में जब हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैं खुद उन्हें अपनी खौफनाक मुट्ठी दिखा रही थी। सनमून कहता ये मजाक करने का समय नहीं है, तुमने इसे सिर्फ एक ही बार छुआ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम देखते वो डेविल अभी भी नहीं उठता, जिससे सनमून हैरानी से उसे ही देखता है और कहता उसका हिलना डुलना बंद हो गया। तभी हम उस डेविल को देखते जो टेस्ट में बदलना शुरू हो जाता है। टंडीमन भी काफी हैरानी से कहता क्या ये टूट गया? वो भी जाके को पंच मारते कहता तो मैं अभी यही कोशिश करूंगा लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाते, जिसे टंडीमन हैरानी से कहता है क्या मैंने भी तुझसे मारा वो फिर से जिंदा क्यों हो गए? तभी सनून कहता अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ना करे, बस अपने पंच का यूज करे, किसी और चीज का नहीं। तुम अपने पंजों का यूज कर सकते हो। टंडीमन कहता क्या आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ना करने के लिए कह रहे हैं? पंच मारते हुए कहता तब उस पंच से उसका सिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टंडीमन कहता अब तो ये दोबारा जिंदा नहीं हो रहे हैं, तुम नीच कमीनो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। होरी कह रही होती बहुत ही बढ़िया। सनून खामोश होता, फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें होंग कहती है मैंने ब्लैक फॉक्स को फॉलो क्यों किया? सनून कहता मुझे तो बस इस बात का एहसास था, लेकिन अब मैं इसे साफ रूप से महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम कितनी दूर हो। ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम ब्लैक फॉक्स को अपना मास्टर बनाकर उसकी सेवा कर रहे हो। होंग कहती है मुझे लगता है कि मुझे आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए। ब्लैक फॉक्स से मिलने से पहले हालांकि मैं स्पिरिचुअल थ्रेट के लेवल तक पहुँच गई थी, फिर भी मुझे संतुष्टि महसूस नहीं हुई। नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास महसूस हो रही थी, हाई लेवल तक पहुंचने की प्यास। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करी मेरी ट्रेनिंग में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी मेरे हाथ लगा उसे पकड़ा और खा लिया। अभी अपने मुझे लालच की वजह से गंभीर चोट लगी। इतनी ज्यादा कि ये मेरी किस्मत थी कि मैं मरी नहीं। जब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रही थी, एक घायल फॉक्स मेरे पास आई, फिर मैंने उसे देखा। ब्लैक फॉक्स की निर्मल और चमकती आंखों में मैं खुद को देख सकती थी। स्पिरिचुअल थ्रेट के लेवल वाले वो जीव बहुत ही खतरनाक और सतर्क लग रहा था, जैसे वो किसी बहुत ही डरावनी चीज से डरा हुआ हो। हालांकि स्पिरिचुअल थ्रेट पर मेरे सामने जो कुछ था वो सिर्फ एक फॉक्स थी। ब्लैक फॉक्स की आंखें, वो मासूम आंखें जिनमें असीम दयालुता समाई हुई है। इस समय मैंने उसके आंखों के जरिए अपने असली रूप देखा। जिस फीलिंग का बोझ मुझ पर बहुत ही भारी पड़ रहा था वो फाइनली शांत हो गई। उसने मेरे उन आंखों को खोल दिया जिन्हें मैं खुद बंद कर रखी थी। कानून कहता तो यही तुम्हारा रीजन है, इससे तो मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया हूँ। भगवान कहते तुम्हें पता है क्या, लोग कहते हैं कि सच्चा दयालुता ही सच्चा इनलाइटमेंट है। ब्लैक फॉक्स का हर दिखने वाले बेवकूफ कामों के पीछे कोई सेलेस्टियल सीक्रेट छिपा होता है। जैसा कि तुमने कहा मैं स्पिरिचुअल थ्रेट के लेवल पर हूँ और मैं उसके इंटरमीडिएट स्टेज को पार कर चुकी हूँ। अब मैं उसके सबसे हाई लेवल की ओर बढ़ रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल थ्रेट के शुरुआती लेवल पर हुआ करती थी और अब मैं ब्लैक फॉक्स के साथ 100 साल बिताने के बाद इस हालात में हूँ। सनमून में हैरानी कहता हाईएस्ट स्टेज। हंगून कहता मैं इस पहलू में भी आपका आभारी हूँ। सनमून कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसे हंसती और कहती खैर मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, ब्लैक फॉक्स मेरे लिए मार्गदर्शक है। प्रेजेंट में सनमून मन में कहता तब तो मुझे ये सभी बकवास लगता है, लेकिन दरवाजा खोलने वाली ब्लैक फॉक्स थी और डेविल से छुटकारा पाने का तरीका भी उसी ने ढूंढा। फॉक्स कहती बहुत ही बढ़िया, बस यही उन्हें हराओ। सनमून कहता मार्गदर्शक। डंडी में कहता तुम क्या कर रहे हो, तुरंत मेरे साथ जुड़ो। मैं चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, स्पिरिचुअल पावर के बिना सभी से निपटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। सनमून उसे देखकर तैयार होते हुए कहता तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते। क्या इतने समय के बाद भी मुझे अपनी बॉडी का यूज करना चाहिए? वो दोनों ही मिलकर डेविल से निपटने लगते हैं। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे होंगी और फॉक्स होती है और होरी कहती तो तुम्हें भी चोट लगी है, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। होंगन उसे देखकर होरी कहती कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें ये दूंगी। ये एक
स्प्रिट और भी इसे खाने के बाद तुम्हारे दर्द गायब हो जाएंगे। हालांकि मुझे भी दर्द हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सह सकती हूँ। होंग उसे खा लेते जिससे होरी कहती है बहुत ही बढ़िया। होरी हंस रही होती है और होंग उनको पहली बार होता है जब सुकून महसूस हुआ होता है। वो दोनों ऐसे ही एक होते हैं। वो दोनों अभी भी डेविल से निपट रहे होते हैं। सनून आगे बढ़ते हुए कई सारे डेविल को अपने पंजे से चीर फाड़ के रख देता है। टैंडीमन भी आगे बढ़ता है और एक के साथ कई सारे डेविल को कुचल रहा होता है। अपने हाथों से एक के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन अब वो भी हाफना शुरू हो जाता है और डेविल की संख्या कम होने के नाम ही नहीं ले रहा होता। टैन कहता है इस रूप में उनसे लड़ना घुटन भरा है। और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है वो नीच कमीने मेरी बॉडी को देखने लायक नहीं है, लेकिन इस बार मैं अपने असली रूप में तुमसे लड़ूंगा। एक पंचा आगे पर बढ़ता है, एक ही बार में उसे कुचल के रख देता है। हम देखते अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है और कहता है मैं तुम सबको मिटा दूंगा। और वो एक ही बार में काफी सारे डेविल को निपटा रहा होता है। इससे सरून उसे देखकर कहता है ये तो साफ हो गया है, अब जबकि मैं उनसे लड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता। अगर मैं इसी रूप में बना रहा तो इसका कोई भी अंत नहीं होगा, तो फिर मैं भी ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। तो भी अपने टाइगर रूप में आते हुए उन्हें मारने लगता है। होरी उन्हें खामोशी से देख रहा था और वो दोनों डेविल से निपट रहे होते हैं। अभी हम गेट को देखते हैं जहाँ पे कुछ बंदे आगे को बढ़ रहे होते हैं। आते वक्त जांच करने के बाद मुझे भारी मात्रा में नेबुलर एनर्जी का पता चला है। खुश होते वक्त वाह, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हमारी किस्मत चमक उठी। मास्टर कहता जैसा कि आपने कहा ऐसा लगता है कि इस गुफा में सच में बहुत ही बड़ी मात्रा में मीटियोर आयरन मौजूद है। सेफ्टी का कंफर्म होते ही हम वहाँ पे काम शुरू कर देंगे। जिससे वो कहती ठीक है। कहता ध्यान से सुनो, ग्रुप को विभाजित करो और मीटियोर आयरन को डिस्ट्रॉय करो। तुम बाकी सभी लोग इस जगह को हमारे बेस के रूप में यूज करे, हमारे एरिया को बढ़ा सकते हो। ये माउंटेन जू सेक्टर पैट्रियार्क चौकमैन होता है। तू से तब कुछ शख्स हंसते हुए कहता ये तो गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड है। हेवन एंड अर्थ एनर्जी को महसूस करे। ऐसा लगता है मानो कि घास के हर एक तिनके में डिवाइन एनर्जी समाई हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि इस जगह पे ऐसे ट्रेजर छुपे हुए हैं जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आगे बढ़ते वक्त सभी लोग सुनो, हमारा मकसद इमोर्टल हर्ब को हासिल करना है ताकि हम हाई लेवल तक पहुंच सके। बाकी किसी भी ग्रुप के उकसाने वाले हरकतों पे जवाब ना दे, उनसे पूरी तरह दूर रहे। वो सभी कहते हैं हाँ। फिर हम एक और ग्रुप को देखते हैं जो कहते हैं ये तो रोमांचक है। मैं हैरान हूँ कि इस जगह पे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये लेडी जो हांग ग्रुप का लीडर यंग हान होती है जो कहती है कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद हम फाइनली गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में पहुंच गए। अभी कोई कहता लेकिन बचे हुए डीमन की संख्या और भी कम हो गई है। बिलचुंग ग्रुप का लीडर बिलचांग होता है जो कहता है डैम इट, अगर वो पागल दाउस ना होता तो अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं। अभी एक कहता क्या हम उस सन की दाउस मोंग से बचने के लिए पागलों की तरह नहीं भागे थे। मुझे नहीं लगता कि अगर हम उससे दोबारा मिलेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। बुलचोन कहता मास्टर ये तो हयान कहती है मास्टर। और ये व्यूगांग ग्रुप का लीडर यूवॉन होता है जो कहता है कि हम गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में इसी वजह से नहीं आए थे। तो सौभाग्य से दाउस और घोसली बीस्ट अभी ड्रैगन पैलेस में वोट के बाद ये हालात को संभालने और साफ सफाई करने में व्यस्त है। उनकी पावर ज्यादातर छोटे शहर से अलग नहीं होगी, उनकी पावर इतनी खतरनाक नहीं है। कहते ठीक है अगर आप यही कहते हैं तो शायद यही बात है। यूवॉन कहता है ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत की बदौलत है। यूजान आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने ये अपने लिए किया, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। यूवॉन हंसते हुए कहता है मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। खैर अब हम साथ सफर कर रहे हैं इसलिए अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे से सावधान रहना और शक करना छोड़ दे। बुलचान कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमें उस दाउस के साथ क्यों जाना पड़ रहा है जिसे हमें पीट पीट कर मार डालना है। यूवॉन कहता तुम्हें नहीं पता मैं उसे पसंद करता हूँ वो दाउस मोंग को, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी फीलिंग को नहीं समझता। मुझे भी ये आकर्षक लगता है। दूसरी तरफ डेविल को झुंड कर देखते हैं जिसे सनगुन अपने पंजे से कुचल रहा होता है और उन्हें घूर के देख रहा होता है। टैंडीमन कहता है क्या उनमें से आखिरी है। सनगुन ह्यूमन रूप में आते हुए कहता लगता तो ऐसा ही है। हम देखते वो लोग सभी डेविल को खत्म कर चुके होते और टैंडीमन भी ह्यूमन रूप में आते हुए कहता ये बदमाश लोग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि स्पेशल थ्रेट के लेवल पर मौजूद किसी भी शख्स को इतना थकाव महसूस करने में कामयाब हो गए। उन डेविल को देखते हुए कहता इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा है ना। उस जगह से लाइट आने लगता है, एक दरवाजा खुलने लगता है जिससे टैन हैरानी से कहता है ये क्या है, इस बार क्या है। धीरे धीरे करके वो डोर खुलने लगता है और ये भी उसी जगह जैसे लग रहा होता है जहाँ पे 4 डीमन और 3rd डीमन गए होते हैं। अंदर का सीन देखते हुए कहते क्या नजारा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ जमीन हवा में तैर रही हो। ये जगह है। अभी होरी आते हुए कहते आखिरकार हम पहुंच ही गए, मैं आगे आगे चलूंगी और काफी स्पीड से आगे और भागने लगती है। टैन कहता नहीं मैं पहला बनने में फैल रहा। उन्हें देखते हुए हाफी बढ़ता वो भी अंदर कदम रखते हुए कहता है ये वही जगह है गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड। कितना मिस्टीरियस और अजीब जगह है। एक बात तो तय है कि ये जगह इतनी पावरफुल डिवाइन एनर्जी बनाता है कि स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो अपने सामने को देखता है तो वो दोनों भूख तरह खाना खा रहे होते हैं। सनून कहता है ये सब खाना क्या है। होरी कहते हैं मुझे नहीं पता, ये सब यहाँ पे परोसे जाते हैं। टैंडीमन कहता है मैंने काफी समय बाद अपनी पावर का यूज किया इसलिए ये खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है। होरी भी हंसते हुए कहते तुमने खूब मेहनत किया इसलिए तुम्हें खूब खाना चाहिए। सनून मन में कहता क्या उनमें सावधानी जैसी कोई चीज नहीं है, क्या उन्हें पहले अपने आस पास की जाँच नहीं कर लेनी चाहिए थी। ये सुनिश्चित किए बिना कि ये खाना किसके लिए वो कैसे खा सकते हैं। हाफी लेते हुए कहता कम से कम मुझे इस हालात पे काबू रखना होगा। मैंने पहली बार जो
जो घास देखी, इस लकड़ी से घर बनाया गया था, वो एनर्जी जिसने घर को ढक लिया था। इस जगह के आसपास लगाए गए रहस्यमय पेड़ और चट्टानें, इस जगह में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन इस जगह की एनर्जी को देखकर मुझे कुछ असामान्य होने का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी कभी देखा है, लेकिन कहाँ। हाँ, ये एनर्जी इमोर्टल कल्टीवेटर सेलेस्टियल सनलॉर्ड से आ रही थी। ये उसी एनर्जी जैसा है, तो इसका मतलब है ये सभी चीजें कभी इमोर्टल लोगों के द्वारा यूज की जाती थी। कभी होरी कहती है 6 डीमन, अगर तुम नहीं चाहते कि हम इन सबको खा ले तो जल्दी से यहाँ पे आओ। सनमून कहता वैसे भी तुम उन सबको खा चुकी हो। होरी कहती नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ छोड़ दिया है। मैंने इनमें से कुछ तुम्हारे लिए अलग कर दिया था, क्योंकि जब मैं इन्हें खाने ही वाली थी, इसीलिए आभारी होकर इन्हें खाओ। कहता मैंने भी वो सुंदर फूल के आकार वाले चावल के केक वहाँ पे रखे थे। सनमून कहता एक नजर में ही मैं बता सकता हूँ कि ये सब उनके बचे हुए खाने के टुकड़े हैं, लेकिन खाने की खुशबू सुनकर मुझे भी भूख लगने लगी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसे शख्स को भी भूख लग सकती है। क्या ये मेरे बॉडी की थकावट के कारण है, या इस खाने के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? फिर क्या पहले मैं इसे चख लूं? जैसे उसे खाते वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद वो काफी ज्यादा कड़वा होता है, जिससे उसके बटन कांपने लगता है। वो दोनों ठहके मार के हंसने लगते हैं। ये क्या है? ये तो मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा कड़वा है, तो इसलिए इन कमीनों ने मुझे ये खाना दिया, जबकि वो दिखावा कर रहे थे कि उन्हें मेरी परवाह है। सनमून भी तैयार होते हुए कहता तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते? और उसके पैर कांप रहे होते, लेकिन सनमून बिल्कुल ही खामोश हो जाता। फिर कहता थैंक यू, मुझे खाना अच्छा लगा। उसे चाट चाट के खाने लगता है, जिससे और कहती छी क्या तुम इसे खा रहे हो? 6 डीमन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे जीभ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? सनमून कहता बिल्कुल, कोई भी कड़वी चीज हमारे बॉडी के लिए हमेशा अच्छी ही होती है। सनमून की बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है, जिससे वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं। और 10 डीमन कहता है 6 डीमन की एनर्जी बिखर गई, ऐसा लगता है मानो उसने इमोर्टल पिल खा ली हो। और भी हैरान कहते इमोर्टल पिल, इसने सोचा कि इतना कड़वा चीज इमोर्टल पिल हो सकती है। कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे अपने हाथों से 6 डीमन को दे दिया। मुझे लगता है कि जिन्हें सफल होना है वो हर हाल में सफल होंगे। और कहती हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम अपने सामने के मौजूद अफसर को बर्बाद कर रहे हैं। सनमून की बॉडी से अभी भी एनर्जी निकल रहा था, तभी अपने आंखों को खोलता है, जिससे वो एनर्जी आसमान तक जाने लगता है। फिर वहाँ पे लेता और कहता बहुत ही बढ़िया, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई। ना सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ी है, बल्कि मेरी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो इमोर्टल पिल से निकलने वाले एनर्जी मेरी बॉडी के हर एक सेल में समा रही हो। क्या ये कोई डिवाइन इमोर्टल पिल है? एंडीमन हंसते हुए जमीन को खोदने लगता और कहता है इस जगह पर हर तरफ इमोर्टल जड़ी बूटी भरी पड़ी है। खैर पछताने के बजाय मैं बाद में इस इमोर्टल पिल को बना सकता हूँ। सनमून आसपास देखते हुए कहता लेकिन 9 डीमन आसपास नहीं है। कहता वो उस घर में गई है। इसे सनमून घर की तरफ देखता है और होरी अंदर से कुछ चीज को घसीटते हुए ला रही होती है और कहती है अभी हार मत मान लो कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक सह पाओगे? सनमून कहता तुम ये क्या कर रहे हो? होरी कहती क्या तुम इसे देख कर ही नहीं बता सकते? मैं इस किताब को ढूंढ रही हूँ। सनमून कहता एक किताब जो हिल सकती है मानो वो जिंदा हो, कितना सरप्राइजिंग है। क्या ये किसी तरह के सील है? ब्लू फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। इससे होरी के हाथ से वो किताब छूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है। होरी कहती है तो हिलना बंद हो गया, क्या तुमने इसे मार दिया? सनमून कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हुए देखा। होरी कहती नहीं, मैं उस चीज से फेयर तरीके से लड़ रही थी, मैं जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। ये सुनकर सनमून स्माइल करता मन में कहता जीत, मैंने उससे ये सब सुने हुए काफी समय हो गया। अपने याददाश्त खो जाने के बावजूद उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। और कहता अगर तुम जीत की बात कर रहे हो तो क्या तुम मुझसे मुकाबला करना नहीं चाहोगे? होरी कहते एक बार जब मैं अपने पिछले लेवल को हासिल कर लूंगी तो मैं तुम्हें एक ही उंगली में आसानी से कुचल पाऊंगी, इसलिए इसका इंतजार करो। इस बात से सनमून हंसने लगता है। कहता ठीक है मैं इसे ध्यान में रखूंगा। होरी उसे देखती रह जाती, बलस करते हुए कहते तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? सनमून उस किताब को उठाते हुए पढ़ने लगता और अपने मन में कहता मैं इसे नहीं पढ़ सकता, कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है। अभी होरी कहती है 6 डीमन तुम। इसे सनमून उसे देखता है, उस बुक से एनर्जी निकलने लगता है, जिससे सनमून भी हैरान रह जाता है और कहता है ये मेरे पेट के निचले हिस्से में मौजूद ग्रेट एक्सटर्नल सन डिवाइन आर्ट है। सनमून के पेट से निकलने वाले एनर्जी किताब में समाने लगता है, जिससे वो बर्ड पूरा हो जाता है। कहता है क्या ये किताब में लिखे लेटर से मेल खाता है? और वो पूरे घर ही रोशनी से भर जाता है। वो रोशनी गायब होने लगता है और होरी कहती है 6 डीमन वो कहाँ गया? 6 डीमन। 10 डीमन का ध्यान कुछ समय के लिए उधर जाता है, लेकिन वो दोबारा ढूंढने लगता और हंसते हुए कहता है इमोर्टल की सभी जड़ी बूटी मेरी है। हम देखते हैं सनमून कहीं और ही टेलीपोर्ट हो रहा होता है और हवारन कहती है ग्रेट टाइगर। सनमून कहता चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, हालांकि मुझे अपनी ओर खींच रही मैग्नेट फोर्स के कारण मेरे लिए उड़ने की टेक्निक का यूज करना बेकार होगा। मन में कहता अगर मैं इसी तरह जमीन पर गिर गया तो मेरा बचना नामुमकिन होगा। तभी हम देखते हैं सनमून अपने विंग्स को निकालने लगता है और पूरी जान लगा तो अपने विंग्स को आगे की ओर लहराता है। कहता मुझे कम से कम इस तरह इसकी स्पीड कम करनी होगी ताकि इससे वो और भी हैरान रह जाता और कहता है खींचने की पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हवारन कहती ग्रेट टाइगर वो लाइट। सनमून उसी ओर गिरता जा रहा होता है, वो लाइट और भी तेज होता है। सनमून किसी
से बैरियर टाइप को पार करते हुए नीचे को जाता है। अभी हम वहाँ पे काफी सारे ब्लू फ्लेम को देखते हैं और हवारन कहती ग्रेट टाइगर ये तो सनून कहता हाँ ये तो सिनिस्टर फिनिक्स ब्लू फ्लेम है। और आवाज आता स्वागत है उस शख्स का जो नियति से मुझसे जुड़ा हुआ है। सनून हैरान इसके साथ टेलीपैथी। इधर उधर देखते वक्त मैंने वो आवाज कहाँ से सुनी थी। मिस्टीरियस आवाज फिर से आते डरने की कोई जरूरत नहीं है फ्लेम, क्योंकि मैं हेवनली सिनिस्टर फिनिक्स के विंग्स हूँ। उस फ्लेम का स्रोत जो तुम्हारे अंदर है। सनून कहता है हेवनली सिनिस्टर फिनिक्स फेदर, क्या ऐसा हो सकता है कि फेदर कहती है दुर्भाग्य से मेन बॉडी यहाँ पे नहीं है, अब मैं सिर्फ यहीं पे हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सनून हैरान इसके साथ तुम्हें मेरी मदद चाहिए। वो विंग्स ह्यूमन रूप में आते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस रूप में बातचीत करना हमारे लिए अच्छा होगा। मेरे बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मैं उस फेदर का मालिक हूँ जो इस जगह पे फंसा हुआ है। और उसी समय फेदर की सोल मैन बॉडी से अलग हो गई थी। सनून हैरान इसका था स्पिरिट और मन में कहता है फिर स्पिरिट होने का उसका क्या मतलब था। सबसे पहले तो मुझे उससे किसी भी तरह की किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा। फेदर कहता मैं तुम्हें जितना भी ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। एक छोटी सी चिंगारी से शुरुआत करके तुमने लगभग इम्पॉसिबल वाला काम कर दिखाया और मेरे सामने आ खड़े हुए जो यहाँ लंबे समय से कैद हूँ। सनून कहता मुझे यहाँ तक आने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन आपको इस जगह पे कैद करने का मकसद क्या है। फेदर कहता मुझे भी नहीं पता, किसी कारण से मैं मैन बॉडी से अलग हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मुझे 4 भागों में बांट दिया गया है और यहाँ पे कैद कर दिया गया है। बात यह है कि मुझे बचे हुए 3 स्पिरिट को इकट्ठा करना होगा, मैन बॉडी में वापस जाना होगा। सनून कहता तो आप ये कह रहे हैं कि आपको मुझसे जो मदद चाहिए उन सोलो के उन स्पिरिट के इकट्ठा करने के लिए है। फेदर कहता बिल्कुल सही। सनून मन में कहता मैं हमेशा सिनिस्टर फिनिक्स ब्लू फायर का आभारी रहा हूँ। ब्लू फ्लेम के बदौलत ही मैं कई सारे खतरनाक हालात से बच निकला हूँ, लेकिन ये मामला डिवाइन बीस्ट का है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा एक ऐसी जबरदस्त मौजूदगी जो मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर थी। ये मेरी बस की बात नहीं है, सील हटाने मात्र से ही। तभी फेदर कहता क्योंकि तुमको ये सोच पसंद नहीं आया मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हमें साथ रहना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको और मैं भी अस्तित्व में आ सकूँ। सनून हैरान कहता ताकि मैं जिंदा रह सकूँ तुम्हारा मतलब क्या है। फेदर कहता तुमने सेलेस्टियल वर्ल्ड के 2 लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, चाहे ये जानबूझकर बनाया गया हो या नहीं। एक बार संबंध बन जाने के बाद इसे तोड़ नहीं सकते, भले तुम सेलेस्टियल सील हटा दो। मैं भी ये देख सकता हूँ वो धागे जो इस पल भी तुम्हें बांधे हुए हैं। सनून हैरान कहता 2 लोग, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइन बीस्ट सन गॉड के बारे में बात कर रहा हो? मैंने उस समय खुद देखा था। और वो अनजान शख्स कौन था जो मेरी बॉडी पे सील लगाई? तो सील हटाने से ये प्रॉब्लम नहीं हटेगी। फेदर कहता जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे और हाई लेवल तक पहुँचोगे तुम ऐसी चीजें देखना और महसूस करना शुरू कर सकते हो जो तुमने पहले कभी देखा और ना ही महसूस की है। तुमने सेलेस्टियल टेक्निक सीखी है, उनकी राह पे चलकर तुम खुद उन बातों को पता लगा सकते हो। मेरे मदद के बिना तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और वहाँ से ब्लू फिल्म निकलने लगता है जिसे सनून हाफी भरते हुए कहता मैं समझ गया, चलो साथ चलते हैं। मुझे पहले क्या करना चाहिए? फेदर कहता मुझे ठीक होने में मदद करने के लिए तुम्हारे पास मौजूद ट्रेजर में से एक उधार दो। सनून कहता तुम्हें कौन सा चाहिए? मेरे पास मामूली ट्रेजर है, अगर जरूरत हो तो उन्हें सौंपना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं आपसे कहते भले मैं ऐसा कह रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन अभी छिटक रही हो। फेदर कहता तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ले लूंगा। वो डुप्लीकेट मून ट्रेजर को ले लेता है। इसे सनून कहता मेरा डुप्लीकेट मून ट्रेजर। फेदर कहता चिंता मत करो, अभी भी तुम इसके ऑनर हो। मेरे से तुम्हें छीनने या चुराने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। मैं अपने बॉडी को ठीक करने के लिए इस ट्रेजर को अस्थायी रूप से उधार ले रहा हूँ। उस ट्रेजर को एब्सॉर्ब कर लेता है जिससे सनून काफी हैरान हो जाता है। और फेदर कहता अपने मन को शांत करो, मैंने बस इसे अपने आंखों में लगाया ताकि डुप्लीकेट मून ऑन में मौजूद लॉ ऑफ क्रिएशन का यूज कर सकूं। सनून कहता अच्छा अगर ऐसा है तो, और मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डुप्लीकेट मून ऑन फिर से जब मैंने सन गॉड को सील से आजाद किया था और तब भी और अब भी। फेदर कहता लॉ ऑफ क्रिएशन अभी भी तुम्हारे लिए बेकार है, तुम अभी इसे समझ नहीं पाए हो। मैं तुम्हें इसके बारे में फ्यूचर में बताऊंगा। सनून मन में कहता सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जब मेरी मुलाकात डिवाइन सन लॉर्ड से हुई थी तब मेरे पास बहुत ही कम समय था, इसलिए मुझे इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं मिल पाई। हाँ हमने साथ काम करने का फैसला किया क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत थी। मैंने हालात को सही इस्तेमाल किया तो ये छिपा हुआ वरदान भी साबित हो सकती है। मैं इसे दिखा दूंगा कि आजकल मीडियम वर्ल्ड से निपटना इतना आसान नहीं है, इसका भरपूर फायदा उठाने का पूरा कोशिश करूंगा। कहता तो चलिए इस जगह से चलते हैं, मुझे तुरंत किसी को ढूंढना होगा। फेदर असली रूप में आते हुए कहता ठीक है। सनून कहता मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? फेदर कहता मुझे नहीं पता, अभी सोच रहा हूँ कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओ। सनून कहता फिनिक्स, तो मैं तुम्हें फिनिक्स कहकर बुलाऊंगा। दूसरी तरफ देखते वो रूम में दोबारा वो रोशनी बिखरने लगता है और सनून दोबारा वहाँ पे आ जाता है। कहता है ब्लैकी, मुझे लगता है कि इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बाहर चली गई। बाहर आते हुए कहता है ब्लैकी 10 डिमन, चलो अब इस जगह से चलते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं होता जिसे सनून कहता आखिर क्या हो रहा है, वो लोग कहाँ गए? हम देखते उस पूरी जगह में सनून के अलावा कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ देखते जहाँ पे ब्लड सा कोई चीज होता है जिसमें कोई अपने कदम को रखता है और होरी कहती जल्दी करो तेजी से उड़ो। 10 डिमन कहता चुप रहो मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। हम देखते उनके पीछे काफी सारे डिमन मच्छर पड़े होते हैं और वो दोनों उसे भाग रहे होते हैं।